So let us see law of mass action. Law of mass action. यहाँ से हम ये पता लगा लेंगे कि अपना जो रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टर्म है यहाँ पर जानना हमको, और उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इस टॉपिक में डिस्कस होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to product of active mass of reactants, and rate of backward reaction is proportional to product of active mass of products. ओके, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टेंट पर। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पर, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, सपोज अपने पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डिपेंड किस पे करेगा, ए और बी पर। बैकवर्ड का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सी और डी पर। ये बताया गया लॉ ऑफ मास एक्शन में। ठीक, अब यहाँ एक टर्म आपको हम लिखवाए, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम आगे यहाँ डिस्कस होगा। एक्टिव मास का मतलब मास विच इज एक्टिव, और वी कैन से मास विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। या सिंपल बोलो आप कि जो रिएक्शन जब होगा तो जो चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं एक्टिव मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। अगर सॉल्यूशन है तो हाँ हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं, एक्टिव मास को लिखते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और अगर गैस है तो उसके लिए हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर। तो एक्टिव मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, पहला कंसंट्रेशन और दूसरा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब बात यहाँ ये होगा कि कंसंट्रेशन तो आपको हम बता चुके हैं मोल में, तो यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोलैरिटी से। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ जो है मतलब है मोलैरिटी से, मोलैरिटी से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, पार्शियल प्रेशर तो आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हम लोग हैं आरएफ। इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा, बी होगा। आरबी किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी होगा और कंसंट्रेशन ऑफ डी होगा। ठीक है, अब अगर हम इक्वल टू लिखे तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ आर एफ इक्वल टू लिखे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे के एफ। ए होगा, बी होगा। सिमिलरली आर बी इक्वल टू क्या होगा, के बी, सी, डी होगा। नो प्रॉब्लम। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के टाइम पर, एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो आर एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बी, दोनों बराबर। तो आर एफ क्या था, के एफ था, और लिख दो वैल्यू यहां से आर बी का, ये था। ओके, यहां से हम लिख सकते हैं के एफ बाई के बी किसके बराबर आएगा, सी डी ए और बी होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आपको जो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह से लिखोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो आप यहाँ ध्यान देना कि हम जो बोले आपको एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस समय ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, चाहे पार्शियल प्रेशर हो चाहे कंसंट्रेशन हो, ऑल बिकम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर है तो उसको हम कांस्टेंट
अगर है तो उसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से। अगर यहाँ आप इक्विलिब्रियम लिख दो नीचे में तो हम समझ में आ जाएगा कि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। इक्विलिब्रियम पे सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम नीचे लिख दो आप, इक्विलिब्रियम लिख दो, ये सब कांस्टेंट है, इसका रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा, उसी को बोलते हम लोग हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का। क्या लिखोगे, तो ऊपर है प्रोडक्ट का, CD क्या था, प्रोडक्ट था, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऊपर है, नीचे है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास बोलो या फिर बोलो सिंपल सा आप कंसंट्रेशन, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट का नीचे रिएक्टेंट का, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, KF बाय KB। KF KB क्या होगा, तो ये सब को हम यहाँ बगल में लिखेंगे, KF क्या होगा, KB क्या होगा, और K इक्विलिब्रियम तो हम जानते ही हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। KF क्या है, KF कहाँ से मिला है आपको, यहाँ से मिला है आपको, ठीक है ना। रेट, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF, KB होगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिखोगे आप रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग को नोट भी करना होगा, जरा उसके बारे में यहाँ हम नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट यहाँ पर ये करना है हम लोग को दैट, पहला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का रेट कांस्टेंट, है ना, KF एंड KB, KF and KB depends on temperature and catalyst, temperature and catalyst, क्योंकि अपना रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर और टेम्परेचर पर, इसलिए रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कैटलिस्ट पर और टेम्परेचर पर। बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends only on temperature, it depends only on, it depends only on temperature. Equilibrium constant do not depend on catalyst, क्यों, इस बात को समझो। पहले दो पॉइंट को लिख लो आप ना, इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है PCl5 का, PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। मान लेते हैं T = 0, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो इसका 5 मोल था, मान लेते हैं 0 था। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम अगर पहुंच गया तो कुछ तो ही कम हुआ होगा, रिएक्शन किया मतलब कुछ कम हुआ। मान लेते हैं 3 मोल रह गया है और 2 मोल का रिएक्शन हो गया, तो 2 मोल बना होगा ये भी और 2 मोल बना होगा ये भी, बराबर बनेगा दोनों, ओके। इक्विलिब्रियम पे सपोज ये पता है हम लोग को सब गैस था, ओके ना, सब गैस है। मान लेते हैं सब गैस प्रेजेंट है 1 लीटर का फ्लास्क में, दे प्रेजेंट इन 1 लीटर फ्लास्क। गैस का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो जो फ्लास्क का वॉल्यूम है वही सबका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है सबके लिए, है ना। तो मोल पता चल चुका है आपको, तो यहाँ से अगर आपको निकालना होगा K इक्विलिब्रियम तो आसानी से आप निकाल भी सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कर देना। कब? इक्विलिब्रियम के समय। निकालना तो है ही हम लोग, तो निकाल लो। चलो यहाँ पर ही 2 मोल था, वॉल्यूम 1 है, तो मोलरिटी कितना हुआ? 2 मोल पर लीटर हुआ। मोल बाय वॉल्यूम, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। PCl3 कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 ही हो जाएगा, ये भी 2 होगा और ये कितना रहेगा? 3। 2 2 है और ये 3 है,
तो 4/3 हो गया। ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यहाँ लिखवाए आपको हम ये कि केवल डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, इट डू नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। मान लेते हैं कि अभी जो हमारा रिएक्शन हुआ है, शुरू में 5 मोल था, 2 मोल का रिएक्शन हो गया, 3 मोल बच गया, 2 मोल बन गया इन लोग। ठीक है, सपोज टाइम लगा होगा 10 मिनट। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पहुंचने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा होगा। और यही रिएक्शन अगर हम करते विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, मान लेते हैं कि अगर हम सेम रिएक्शन कराते हम विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, मान लेते हैं विथ कैटलिस्ट, अगर यहाँ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है और अगर हम ये बोलते हैं कि इनिशियली मान लेते हैं कि ये अपने पास 5 था, 0 0। ठीक, अब इक्विलिब्रियम जब पहुंचा तो अब टाइम लगेगा कम। मान लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पर। तो अब मान लेते हैं टाइम लग रहा है कम, 10 मिनट जो लग रहा था मान लेते हैं यहाँ लग रहा है 5 मिनट, टाइम लगा कम, तो मतलब रिएक्शन का रेट जल्दी हो गया, रिएक्शन जल्दी पहुंच गया इक्विलिब्रियम पर। लेकिन तो ये 3 मोल बच गया होगा और इन लोग बन गया होगा 2 मोल और 2 मोल। ओके, तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर निकालो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही आएगा, फिर से वही है। 1 लीटर का फ्लास्क है तो जो मोल है वही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर रेशियो निकालोगे इस तरह से आप, तो फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लिख लोगे आप, कैटलिस्ट कैन चेंज ओनली टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। ओके, इट विल नॉट इफेक्ट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो बन रहा है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर उतना ही बनेगा, आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करो या नहीं करो, बस टाइम चेंज होगा। ओके, सो दिस इज कैटलिस्ट, इसीलिए बोले हम कि कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं अगर आपको लिखने बोल दिया जाए, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, सपोज। ठीक, एक पहले हम दिखाते हैं, बाकी आप बता सकते हो क्या बोले अभी आपको, हम कैसे लिखेंगे। हम सपोज हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ केवल सी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ लिखना अपने पास ए है और बी है, तो ए पे यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है तो इस तरह से लिखोगे आप, और बी तो अकेला है, केवल सिंगल है ना, ऐसे करोगे। इक्वल टू क्या होगा, सी हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा। और ये सब कंसंट्रेशन कब है, इक्विलिब्रियम के समय है, दिस इज के इक्विलिब्रियम। ओके, के इक्विलिब्रियम है ये। तो सिंपल क्या हुआ देखो, अगर आपको बोला जाए इसके लिखने के सेकंड वाले के क्या लिखोगे आपके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी होगा। यहाँ मल्टीप्लाई 2 था तो 2 चला गया पावर में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 है तो 2 चला जाएगा पावर में, तो यहाँ होगा 2 बाई, इधर ए तो यहाँ पर पावर 1 ही होगा, लेकिन बी का पावर हो जाएगा 3, बी का पावर हो जाएगा 3, और सब इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये लिखने का आदत बनाओ आप लोग, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, इसका अगर लिखना होगा आपको के इक्विलिब्रियम, तो जो भी कोफिशिएंट है मल्टीप्लाइड उसको पावर में ले जाना है आपको। प्रोडक्ट का है, ये भी प्रोडक्ट है,
और ये रिएक्टेंट है। ओके, तो रिएक्टेंट है तो इसको इस तरह से कर लो आप, पावर 4। और ये सब कब, इक्विलिब्रियम पर और इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट वन Kc, दूसरा Kp, तीसरा Kx। बहुत ही आसान है, देखो C मतलब हुआ कंसंट्रेशन। व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो Kc लिखेंगे हम। व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp बोलेंगे हम। व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन Kx बोलेंगे हम। ठीक है, तो लिख लेना आप, व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc। मान लो रिएक्शन अपने पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर इन लोग का जो भी मोल बनना होगा बन चुका होगा, तो हर एक का फिक्स पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन फिक्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। तो Kc अगर लिखना होगा तो लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 है, 2 हो जाएगा पावर, क्योंकि वहाँ 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाइट्रोजन नीचे होगा, पावर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। ओके, Kp क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर लिखना होगा एक्टिव मास को तो Kp होगा, व्हेन एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखो पार्शियल प्रेशर किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कौन है, NH3 है, तो NH3 का पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखोगे आप, PNH3 पावर हो जाएगा 2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा, पावर 3। नो प्रॉब्लम। Kx का मतलब क्या होगा, व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट है NH3 पावर 2 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है ना 3 हो जाएगा पावर, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पावर हो जाएगा 1। और ये सब का सब इक्विलिब्रियम पर, तो यहाँ इक्विलिब्रियम लिखना मस्ट है, इक्विलिब्रियम नीचे लिखोगे आप इक्विलिब्रियम पर। चलो, तो टाइप्स तो हो गया 3। अब हम लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशन जानना, किसके बीच में, Kc और Kp के बीच में। तो लेट अस राइट रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp क्या होगा। ओके, रिएक्शन हम वही ले रहे हैं, चलो N2 + 3H2 वाला बन रहा है ट्वाइस ऑफ NH3। सब गैस है और ये सब प्रेजेंट होगा किसी फ्लास्क में, किसी कंटेनर में। ठीक, अगर हम बोले Kc लिखिए इसका, तो लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिखेंगे हम, पावर 2 होगा, बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे हम। ओके, कोई परेशानी यहाँ नहीं है। Kp लिखने बोल दिया जाए तो भी हम लिख लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा। ठीक, ये Kp का एक्सप्रेशन हुआ और ये एक्सप्रेशन हुआ Kc का। नो प्रॉब्लम। अब अगर यहां से बोला जाए आपको कि दोनों में रिलेशन निकालना है, तो
हमको पता करना होगा रिलेशन किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में। तो हमको पता है गैस के लिए PV इक्वल टू nRT हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आइडियल गैस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन है। सब तो गैस ही यहाँ पर है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ जहाँ गैस होगा वहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो P इक्वल टू क्या होता है, N/V RT, है ना, RT। नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन हो गया तो उसको हम दिखा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, नो प्रॉब्लम। जिसका कंसंट्रेशन होगा उसी का पार्शियल प्रेशर, जिसका मोल होगा उसी का कंसंट्रेशन होगा, उसी का पार्शियल प्रेशर होगा। अगर बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 लिखो तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होगा RT। R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अगर बोला जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन RT। तो अगर हम इसको पुट कर दे कहाँ पर, अगर हम इसको पुट कर दे, अगर आप इसको पुट कर दो एक्सप्रेशन ऑफ Kp में, है ना, क्या करना आपको है, इन तीनों को पुट करना है, पुट 1 2 3 कहाँ पर, इन एक्सप्रेशन ऑफ Kp में, ओके, नो प्रॉब्लम। आइए पुट करते हैं। Kp इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की जगह हम क्या पुट करोगे, देख के पुट करिए आप, नो प्रॉब्लम। पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा, इधर पावर 2 है, बाई नीचे देख लो, तो नीचे अपने पास नाइट्रोजन है तो N2 होगा, RT होगा, पावर तो 1 है, फिर हाइड्रोजन पावर 3 है। और सॉल्व कीजिए इसको। Kp इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से सब कंसंट्रेशन टर्म को एक जगह कर दो और RT वाला टर्म एक जगह कर दो, तो NH3 पे पावर है 2, N2 पे पावर है 1 और H2 का पावर है 3, एक जगह हो गया। RT का पावर कितना हो गया, ऊपर में पावर 2 है, नीचे पावर 1 है और इधर 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 + 1 है ना, और ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1 + 3, नो प्रॉब्लम। अब ये जो अपने पास टर्म है ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है इक्विलिब्रियम पर, इसी को बोलते हैं हम लोग है Kc, इसी को हम बोलते हैं Kc। देख लो ये अपने पास Kc था, Kc, तो हम इसको जगह में लिख सकते हैं Kp इक्वल टू क्या हो गया, Kc हो गया, और बगल में क्या है, RT है, RT का पावर जो है उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं डेल्टा Ng लिख दे रहे हैं। तो ये अपने पास रिलेशन मिल गया किसके बीच में, Kp और Kc के बीच में। डेल्टा Ng क्या होगा जरा देखो ध्यान से, डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा मतलब चेंज हो गया, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स गैस का, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का कितना मोल था गैसियस है ना, और कितना था रिएक्टेंट का गैसियस मोल्स, दोनों को माइनस करना है। देख लो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर बात करें, रिएक्शन अगर यहाँ देखो आप तो अपने पास रिएक्शन में NH3 कितना था, NH3 2 था, रिएक्टेंट देखो कितना गैस है तो 1 + 3, प्रोडक्ट हुआ 2 मोल था, रिएक्टेंट देखो 1 मोल और ये 3 मोल, इसीलिए लिखा गया है नीचे डेल्टा Ng क्या लिखा गया है 2 - 1 + 3, मतलब ये क्या है, तो ये अपने पास जो है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस
दिस इज प्रोडक्ट है ना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए अगर बात करें डेल्टा एन जी कितना होगा, तो पहले लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, बाद में रिएक्टेंट का गैसियस प्रोडक्ट, मतलब गैसियस कितना रिएक्टेंट है। ओके, तो यहीं से देख लो आप, अगर इसका डेल्टा एन जी आपको निकालना होता है इस रिएक्शन डेल्टा एन जी, तो क्या लिखते हैं आप, ये 2 है माइनस कितना है इधर 1 + 3 है, ठीक है ना, 2 - 4 है, मतलब -2 आ गया डेल्टा एन जी -2 इस रिएक्शन का, इसीलिए यहाँ पे देखो -2 दिख रहा है आपको, 2 - 4 -2 आएगा, है ना। तो ये अपना रिलेशन हो गया। इसमें थोड़ा बहुत जो हमको यूज़ करना है, टी हमेशा यूज होगा केल्विन में, इन केल्विन टेम्परेचर अपने पास है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसको बताया जाता है स्टेट ऑफ मैटर में, है ना। इसका वैल्यू हम लिखवा दे रहे हैं वैसे आपको, यहाँ जनरली हम इस्तेमाल करेंगे इसका वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। दिस इज यूनिट। एटमॉस्फेयर पता है यूनिट ऑफ प्रेशर है, लीटर है और यूनिट ऑफ वॉल्यूम है ना, और पर मोल पर केल्विन है। तो ये है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, इसी को हम लिखते हैं 0.08 और वी कैन राइट हेयर 1/12, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ताकि कैलकुलेशन हम लोग का जल्दी हो सके, ठीक है। अपने पास ऑप्शन रहता है 4 ऑप्शन, तो उससे हम मैच करवा सकते हैं आंसर को, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपका जनरली यहाँ पर ही कंसंट्रेशन दिया रहेगा, केसी टर्म अपने पास है ही, तो मोल पर लीटर में ही रहेगा, तो लीटर वाला टर्म दिख ही रहा है आपको, और जनरली प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में ही रहता है, तो एटमॉस्फेयर भी यहाँ दिख रहा है यूनिट में आपको, तो हम आर का इस वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इसका और भी वैल्यूज होता है आर का, उसको भी चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, वैसे हम बताए हैं आपको पहले भी। एक वैल्यू तो आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन हुआ, दूसरा होता है 8.314, एटमॉस्फेयर की जगह में पास्कल हो जाएगा, लीटर की जगह में मीटर क्यूब हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो गया प्रेशर का और वॉल्यूम का, पर मोल पर केल्विन ये भी होता है। इसी को हम कैलकुलेशन के लिए 8.3 लेते हैं और वी कैन राइट 25/3 लेते हैं। तो दिस इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये ऐसा यूनिट में हो गया, ओके। लेकिन हम प्रीफर, मतलब हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वैल्यू हम आर का ये इस्तेमाल करेंगे इस रिलेशन में, है ना। चलो रिलेशन पता है, अब हम कुछ यहाँ कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, लेट अस सी। सपोज अगर आपको बोला जाए राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kc and Kp and relation between them, relation between them, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से देखो, पहला N2 + 3H2 बन रहा है ट्वाइस ऑफ अमोनिया, सब का सब गैस है। दूसरा अपने पास है सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, और इसको भी दिखा रहे हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। तीसरा दिखा रहे हैं आपको हम PCl5 ब्रेक हो रहा है, PCl3 बन रहा है प्लस Cl2। यहाँ भी मान लेते हैं अपने पास गैसियस फॉर्म सब है। चौथा एक और रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको हम, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है, बन रहा है NO2, यहाँ भी गैस।
ठीक। हाँ जी, तो हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। H2O है लिक्विड और ये बन रहा है H2O वेपर मतलब गैस, ठीक। एक और लिख लेते हैं, NH4HS सॉलिड है, डिकम्पोज हो रहा है, बन रहा है NH3 प्लस H2S, ये गैस हो गया, ओके, गैस हो गया। तो यहाँ पर ही हम लोग को दिखाना है एक्सप्रेशन पहले, फिर हम बात करेंगे रिलेशन क्या। रिलेशन के लिए आपको ज़रूरत होगा डेल्टा एन जी का, तो पहले हम सबका डेल्टा एन जी आपको निकालवाते हैं। देखो डेल्टा एन जी अगर बात करें इसका, तो क्या बोले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट गैसियस इधर 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इधर गैसियस में देखो 1 और 3 है, तो लिखो इधर 1 + 3, तो आ जाएगा -2, ओके। अगर इसका निकाले डेल्टा एन जी हम लोग, तो इसका डेल्टा एन जी आएगा, गैसियस यहाँ केवल हमको लिखना है जी, इसलिए लिखा डेल्टा एन जी। तो सॉलिड को आप यहाँ आप मेंशन नहीं करना, केवल गैस का, तो गैस यहाँ केवल 1 है, तो 1 हो गया। डेल्टा एन जी अगर बात करें इसका, तो इधर गैस 1 + 1 माइनस रिएक्टेंट तरफ 1 है, तो दिस इज 2 - 1 मतलब 1 हो गया। डेल्टा एन जी निकालो इसका, तो 2 है और इधर 1 है, तो 2 - 1 मतलब फिर से इसका भी 1 आ गया। और देखते हैं इसका निकालो डेल्टा एन जी आप, केवल मतलब गैस से है, इधर गैस है 1, इधर तो अपना लिक्विड है, तो लिक्विड को भी आपको मेंशन नहीं करना है, केवल गैस, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर 1 और 1 2 है, तो डेल्टा एन जी कितना आएगा 2, उधर अपने पास 0 है, गैस इधर नहीं है, तो केवल 2 आएगा, है ना। चलो बढ़िया है। एक हम एग्जाम्पल लास्ट लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ HI ब्रेक हो रहा है और बन रहा है H2 + I2, गैसियस फॉर्म बन रहा है। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, 1 और 1 2 हो गया, माइनस इधर भी 2 है, तो 2 - 2 0, ठीक है। तो डेल्टा एन जी हो सकता है 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, दिख रहा है आपको 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यू भी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डेल्टा एन सबका निकल गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, उसके बाद तो हम इसको लिखेंगे ही। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये होगा, पहले नोट लिखेंगे फिर तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला केपी जो हम बोले थे आपको, केपी मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशियो था, तो अगर गैस है तभी डिफाइन होगा केपी, अगर गैस नहीं है तो केपी डिफाइन नहीं होता है। वैसा रिएक्शन जहाँ गैस है ही नहीं, केवल सॉलिड लिक्विड है, तो वहाँ केपी डिफाइन नहीं करना है। जहाँ गैस इन्वॉल्व है, जहाँ गैस प्रेजेंट, कम से कम एक गैस प्रेजेंट है, तो केपी डिफाइन होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है हम लिखते हैं गैस के लिए, ठीक। तो यहाँ लिखोगे केपी इज डिफाइंड इफ एटलीस्ट 1 गैसियस कंपोनेंट इज प्रेजेंट। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट अभी हम बताया आपको, केसी होता है, केपी होता है, दोनों में रिलेशन लिखना आपको बताया आपको हम। तो एक इंपॉर्टेंट ये अपने पास है कि अगर केवल गैस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब इसमें सॉलिड भी है, गैस भी है। मतलब अगर अपने पास गैस के साथ अगर सॉलिड है, या फिर गैस के साथ अगर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, जैसे यहाँ देखो वाटर है, प्योर लिक्विड है, ये गैस है, तो गैस के साथ लिक्विड में यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखाया जा रहा है, इधर सॉलिड है, इधर गैस के बीच में दिखाया जा रहा है आपको इक्विलिब्रियम। तो अगर गैस के साथ सॉलिड या लिक्विड अगर है, तो हम ये बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड रिमेन कांस्टेंट, एंड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक यूनिटी एज देयर एक्टिव मास। मतलब यहां ये लिखोगे आप, सेकंड पॉइंट लिखोगे यहां पर आप, इफ
solid or liquid, pure liquid is present along with gas, then active mass of solid or pure liquid taken as constant, and for sake of convenience it is taken as unity, मतलब 1। ठीक है, तो अगर अपने पास सॉलिड है और गैस प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पर, या फिर लिक्विड है और गैस है, या फिर तीनों है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्योर सॉलिड होगा उसका एक्टिव मास को आप 1 लोगे और लिक्विड का भी आप कितना लोगे, प्योर लिक्विड का 1 लोगे, बिकॉज देयर एक्टिव मास ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज, तो उसको हम मान के चलते हैं कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट होगा तो उसको हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस उसको हम 1 लेते हैं। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों हम कांस्टेंट लेते हैं। समझिए यहाँ पर देखिए, फिर तो इसको हम सॉल्व करेंगे ही। तो अगर हम ये बोलते हैं कि अपने पास कोई अगर सॉलिड है, अभी हम दिखाया आपको कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट रहा था तो क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 बन रहा था। तो किसी टाइम पे मान लो तीनों प्रेजेंट है, कुछ ये प्रेजेंट होगा, कुछ ये भी प्रेजेंट होगा, कुछ ये भी प्रेजेंट होगा, तो मान लेते हैं कुछ अमाउंट किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट किसका है, तो मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का भी कुछ सॉलिड है, और कुछ गैस के फॉर्म में होगा, कौन सा, CO2 होगा, CO2 है, ओके, गैस के फॉर्म में है, तीनों प्रेजेंट है, एक कंटेनर है प्रेजेंट है। अगर हम यह बोले आपको अगर रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कंसंट्रेशन हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सपोज हम बोलते हैं कंसंट्रेशन जो डिफाइन हम करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन डिफाइन होता है आपका मोल्स बाय वॉल्यूम। ओके, जरा देखना यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर सपोज 1 मोल रिएक्शन कर गया तो कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए इसको हम हटा दिए इधर से, कुछ कम हो गया, तो कुछ ही कम हो गया होगा, तो वॉल्यूम भी तो कम हो गया। अगर सॉलिड स्टेट में है तो कुछ मोल अगर रिएक्शन किया खत्म हुआ, मोल अगर कम हुआ तो वॉल्यूम भी तो कम हो गया। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि रेशियो जो होता है, जो एक्टिव मास होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, दैट रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, एंड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस उसको हम कांस्टेंट को 1 लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, ठीक है, क्यों हम 1 लेते हैं। बाकी सर नोट कंप्लीट हो चुका है, अब आप लिखो एक्सप्रेशन को, क्या दिक्कत है, एक्सप्रेशन लिखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप जानते हो लिखना। देखिए कैसी क्या लिखोगे जी, इसको बताओ। कंसंट्रेशन का रेशियो लिखना आपको है, NH3 का कंसंट्रेशन पावर हो जाएगा 2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 होगा बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 होगा, पावर 3, सब इक्विलिब्रियम पर। Kp क्या होगा, Kp बगल में लिख कर दिखाते हैं आपको, Kp क्या होता है, ये भी हम लिख के दिखा चुके हैं वैसे पीछे। NH3 का पावर 2 होगा बाई प्रेशर ऑफ N2 और प्रेशर ऑफ H2 पावर 3। नो प्रॉब्लम, सब इक्विलिब्रियम पर, उसको जरूर से आप मेंशन कर दिया करो, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो आपको समझने में, इसीलिए इक्विलिब्रियम दिखा दोगे तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगा समझने के लिए। ठीक है, ख़त्म, Kc हो गया, Kp हो गया, है ना। रिलेशन लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा जी पता है आपको, तो रिलेशन क्या हो जाएगा जी आपका, Kp इक्वल टू Kc लिखोगे आप, RT का पावर क्या लिखोगे, डेल्टा एन जी कितना है, -2 है, तो ये अपना रिलेशन हो गया। तो ये अपने पास रिलेशन हो गया। उसी तरह से अगर आपको लिखना है दूसरे का लिख के देखो आप, अगर आपको लिख के दिखाना दूसरे का, देखो कोई यहाँ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। अगर हम बात करें सेकंड वाले का, Kc क्या लिखोगे, लिखो जरा,
सेकंड वाले Kc। Kc जब इसका लिखिएगा आप तो Kc इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, CO2 भी है गैस, और इधर कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन ये सब सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस था। तो सॉलिड के लिए क्या बोले आपको हम, एक्टिव मास कितना लोगे, 1 लोगे आप। तो ये सब 1 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, केवल कौन रहेगा, केवल CO2 रहेगा। ये मिल गया आपको, बस खत्म। Kp क्या लिखोगे, तो Kp मतलब पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर डिफाइन केवल होगा गैस के लिए, तो सॉलिड के लिए भूल जाओ, केवल गैस अपना CO2 ही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, काम खत्म। एक्सप्रेशन मिल गया Kp का, एक्सप्रेशन मिल गया Kc का। रिलेशन लिख दोगे आप, कोई दिक्कत है, डेल्टा G मालूम है आपको। और लिखो, इसके लिए लिखो आप, क्या लिखोगे, Kc लिखना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिखोगे आप, ठीक है ना, काम खत्म। लिक्विड लिखना नहीं है आपको, बस यही लिखना है, हो गया। Kp लिखना है आपको है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो अपने पास है H2O का, काम खत्म। रिलेशन लिख दो आप, इसका लिखना है या फिर इसको लिख के दिखा देते हैं कि आपको हम 6th वाले का। देखो Kc क्या लिखोगे आप, सॉलिड का एक्टिव मास 1 हो जाएगा, लेकिन एक बार हम शुरू में लिख के दिखाते हैं आपको, चलिए। NH3 होगा, इधर H2S हो जाएगा प्रोडक्ट में, और नीचे तरफ रिएक्टेंट में क्या होगा, NH4HS होगा। जो सॉलिड है उसका एक्टिव मास 1 कर देना है आपको, कंसंट्रेशन 1 कर देना है आपको। ये सॉलिड था तो केवल कौन रहेगा, NH3 रहेगा और H2S रहेगा। कब, इक्विलिब्रियम के समय, काम खत्म। Kp के एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो सॉलिड के लिए डिफाइन होगा नहीं, तो सॉलिड के लिए डिफाइन होगा नहीं, केवल गैस के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, खत्म। ओके, लेट अस सी सम प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन अपने पास है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kp इज 40 एटमॉस्फेयर स्क्वायर एट 227 डिग्री सेल्सियस। फाइंड वैल्यू ऑफ Kc फॉर द सेम रिएक्शन एंड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, कैसे निकालोगे, लेट अस सी। रिएक्शन यहाँ दिखाया नहीं गया है आपको, बस बोला है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। Kp मालूम है, टेम्परेचर दिया गया है, Kc आपको निकालना है। तो अगर आपको Kp दे कि Kc पूछ रहा है, मतलब आपको रिलेशन इस्तेमाल करना होगा। अब रिलेशन इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा डेल्टा Ng का, जो आपको नहीं पता है क्योंकि रिएक्शन आपको नहीं दिया है। तो कैसे निकाले डेल्टा Ng, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है, जैसे अगर बोलते हैं आपको हैं कि यूनिट क्या होगा जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ Kp, यूनिट ऑफ Kp क्या होगा। तो जैसे अगर हम बोले आपको, सपोज N2 वाले एग्जांपल से आप समझ लो एक बार क्या होगा। ये अपने पास रिएक्शन है, सब गैस है, तो अगर पूछे आपको हम एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ Kp का, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसका होगा, NH3 का, पावर 2 होगा। पार्शियल प्रेशर किसका होगा, N2 का होगा, पावर 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा, पावर 3। ओके, तो अगर यूनिट अगर पूछ रहे हैं तो सबका यूनिट को पुट कर दो, सब प्रेशर ही है, सब अगर एटमॉस्फेयर में ही होगा तो इसका स्क्वायर होगा, नीचे भी एटमॉस्फेयर होगा और एटमॉस्फेयर का क्यूब हो जाएगा। तो आप बताओ फाइनली क्या यूनिट मिलने वाला है आपको, एटमॉस्फेयर ही मिलेगा, लेकिन पावर कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, इधर 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन में नीचे में है तो ऐड हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया, दिस इज एटमॉस्फेयर, पावर कितना हो गया, -2 हो गया। इस रिएक्शन के लिए पावर, एटमॉस्फेयर का पावर -2, दिस इज यूनिट हो गया किसका, Kp का। मतलब सिंपल बोले आपको हम क्या लिखोगे, अगर Kp है तो एटमॉस्फेयर ही होगा, प्रेशर का यूनिट हम मान लेंगे, दिया हुआ रहेगा अपने पास, और पावर क्या होगा, डेल्टा Ng होगा। चेक कर लो आप, इसका डेल्टा Ng हम पीछे भी निकलवा चुके हैं आपको। डेल्टा Ng कितना होगा इसका, 2 - 4 -2 होगा, और -2 भी यहाँ आ भी रहा है, देखो -2। ठीक है, एटमॉस्फेयर का पावर डेल्टा Ng। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में आपको रिएक्शन नहीं दिया गया है, मान लो
एक क्वेश्चन में यहाँ अगर रिएक्शन नहीं दिया है, डेल्टा एन जी नहीं पता है, तो हम पता कर सकते हैं यूनिट से। इसका पावर अगर 2 है मतलब डेल्टा एन जी आपको दे दिया कितना 2, डेल्टा एन जी 2 है। आप फॉर्मूला यूज करो, फाइंड करो, क्या दिक्कत है। कि P पता है आपको, कि C निकालना है, R भी पता है हम लोग को, टेम्परेचर भी दिया, इसको चेंज करो केल्विन में कितना होगा 227 प्लस 273 500 केल्विन हो गया। पुट कर देना है, डेल्टा एन जी कितना है 2 है। निकालिए Kc, Kp बाई RT का पावर 2। Kp कितना है 40 है। R कितना है बता चुके, R का वैल्यू आपको हम, R का वैल्यू आपको लेना है 1/12 या फिर 0.08। सपोज हम 0.08 लेके बनाते हैं, चलो 0.08 इंटू टी कितना है 500 केल्विन है, 500 इसका स्क्वायर कर देना हम लोग को है। ओके, तो 40 है बाई मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो डेसिमल हटाएंगे अगर हम लोग तो 2 0 आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो गया। तो हाउ मच, दिस इज आंसर कितना आ गया 1/40 आ गया, दिस इज आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। सपोज वी हैव क्वेश्चन log Kp प्लस 2 log RT इक्वल टू log Kc। अब यहां बोला जा रहा है दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर पहला अपने पास ऑप्शन दिया है N2 प्लस 3H2 फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ NH3, या फिर दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है, बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, या फिर तीसरा बोल रहा है N2O4 डिसोसिएट हो रहा है और बन रहा है NO2, या फिर चौथा ऑप्शन अपने पास है ट्वाइस ऑफ HI डिसोसिएट हो रहा है, बन रहा है H2 और I2। फिजिकल स्टेट यहाँ दिखा देते हैं हम लोग है, ये अपने पास फिजिकल स्टेट दिखाया गया है। पूछ रहा है हम जो ऊपर आपको ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये सब गैस के फॉर्म में है। ओके, पूछ रहा है आपको कि अपने पास जो हम लिखे एक्सप्रेशन दिस इज एप्लीकेबल फॉर विच रिएक्शन, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो बहुत आसान है, देखो आप अगर यहाँ आपको Kp दिया है Kc दिया है, तो सबसे पहले आप इसमें रिलेशन निकाल लो, ठीक है, फिर हम सोचेंगे किसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आप बताओ अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको। log Kp है और प्लस 2 log RT है, आपको पता है लॉ का प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ये दिया गया है तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो log हो गया Kp प्लस log RT का पावर कितना दिया गया है 2 दिया गया, इक्वल टू log Kc दिया गया है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है देखो, अगर प्लस बीच में है तो ये भी आप जानते हो लॉ का प्रॉपर्टी कि जरूर ये इस फॉर्म में रहा होगा, जरूर ये इस फॉर्म में रहा होगा, इक्वल टू log Kc, नो प्रॉब्लम। फिर आपको पता है दोनों अगर बराबर है मतलब दोनों का अंदर वाला जो टर्म है वो भी बराबर ही होगा, तो आप रिलेशन पता है Kp का, तो उसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये अपना आ गया। यहाँ डेल्टा एन जी क्या होता है -2, जो पावर वही डेल्टा एन जी होता है। रिलेशन में रिलेशन आपको पता है Kp इक्वल टू होता है Kc, RT का पावर डेल्टा एन जी होता है, तो इस रिलेशन में डेल्टा एन जी पावर है, RT का पावर है, और यहाँ पावर आ रहा है -2, तो देख लो इसमें से कौन से रिएक्शन का डेल्टा एन जी -2 आएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो पहला ऑप्शन, ये अपना आंसर हो गया, डेल्टा एन जी इक्वल टू -2। इसका डेल्टा एन जी हम निकलवा चुके हैं आपको, ये 1 है
इसका डेल्टा एन जी निकलवा चुके हैं आपको हम, ये भी 1 है और इसका डेल्टा एन जी 0 है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो एट लास्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं रिलेशन जो हम बताए आपको, इसको एक बार हम समराइज कर देते हैं बस। तो ये रिलेशन आप पढ़ चुके हो। अब डेल्टा एन जी रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्शन पे डिपेंड करने वाला है कि Kp Kc बराबर होगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा। अगर हम बोलते हैं पहला केस, अगर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा Kp इक्वल टू, अगर यहाँ 0 पुट कर दे, RT के पावर 0 मतलब 1, तो Kp इक्वल टू क्या आएगा, Kc आ जाएगा। अगर दूसरा रिएक्शन अपने पास जहाँ डेल्टा एन जी सपोज हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, Kp जो अपने पास टर्म है वो बड़ा होगा Kc से। थर्ड, अगर डेल्टा एन जी हम बोल रहे हैं लेस देन 0 है, तो क्या होगा, Kp इज लेस देन Kc। ठीक है, और ये जो भी हम रिलेशन निकाल रहे हैं आपको, इस सब में हमको ये बताना होगा कि RT जो टर्म आपके पास होगा, ये हम सोच के चल रहे हैं, ये अपने पास जो टेम्परेचर होगा दैट विल गिव RT जो मिलेगा आपका 1 से बड़ा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं RT जो टर्म होगा, हम ये मान के चल रहे हैं ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, है ना। जब ये रिलेशन आपका होल्ड करेगा, तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आएगा, ग्रेटर देन 1/r आएगा। R आपको पता है, जब R पुट करोगे, R का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ही, तो इट शुड बी ग्रेटर देन, जो आएगा अपने पास वैल्यू कितना आएगा, जैसे 1/0.08 पुट करोगे आप, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा आपका 12 केल्विन से ज़्यादा। अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ग्रेटर देन होगा, और अगर ये कंडीशन हुआ तो लेस देन होगा Kp। ठीक है, अब 12 केल्विन मतलब समझ रहे हो आप, अगर इसको चेंज कर दो आप सेल्सियस में तो काफ़ी कम आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा है, रिलेशन अपना होल्ड करता है। आपको पता है कि अगर आपको चेंज करना है इसको है सेल्सियस में, क्या करोगे, -273 करना होगा। अरे सेल्सियस में कितना आएगा, तो देख सकते हो आप 12 - 273 कर दोगे, सो दिस इज आ जाएगा माइनस, है ना, इतना देख सकते हो आप, है ना। तो नॉर्मली अपना जो टेम्परेचर दिया रहता है वो अपना इससे ज़्यादा ही दिया रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। इतना कम टेम्परेचर जनरली नहीं दिया रहता है, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब मान के चलेंगे हम रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, जो इससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब RT हमेशा क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर अगर बात करें हम, RT क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, मतलब रिलेशन अपना होल्ड करेगा। ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं तक होगा। ओके।